बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक इशू में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, इस हफ्ते में हुकूमत ने अपनी 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट शाया की है कि जिसमें कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए गए हैं, मगर देखना यह है कि हकीकी मंजरनामे में ये कारकर्दगी किस हद तक दुरुस्त है। जबकि एक प्राइवेट सर्वे भी पाकिस्तान में गर्दिश कर रहा है जिसमें कहा गया है कि अगर फिलफौर इलेक्शन हो तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बाकी तमाम जमातों से काफ़ी वाज़ह रहेगी। खैर, ये एक सर्वे था, सर्वे और इलेक्शन में फ़र्क होता है। जबकि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का बगल भी बजने वाला है, इसमें सूरत हाल काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। मगर सवाल यह है कि दोनों जमातों में से अवाम के लिए बेहतर हुक्मरानी किसकी रही है, कौन सी जमात है जो अवाम के बुनियादी इशूज़ को हल करने में ज़्यादा कीन है, और दोनों जमातों की मुस्तकबिल की पॉलिसीज़ क्या होंगी। इस हवाले से इन जमातों का किरदार गुजरांवाला की तरक्की और बेहतरी में कैसा रहा है और कैसा होगा, वो भी हमारी इस गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरांवाला के सीनियर नायब सदर हैं, और इनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर जनाब शोएब अहमद बट साहब। मैं अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू द शो सर। जी चौधरी मोहम्मद अली साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि साल 2020 में एक आलमी सतह पर एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें इमरान खान को 2020 का मोस्ट पॉपुलर मुस्लिम लीडर करार दिया गया है, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी की रिपोर्ट और आलमी सतह पर इमरान खान की पजीराई हमारे इस मौजू में है। आप बताएं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी डाउन है और वहां पर आलमी सतह पर इमरान खान की पजीराई काफी हो रही है, आप नहीं समझते कि तजाद है इन बातों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हमजा, और ख़ास तौर पर CKD न्यूज़ जिन्होंने हमें इनवाइट किया। तो भाईजान, जो आप बात कर रहे हैं कि आलमी सतह पर जो रिपोर्ट इशू हुई है उसमें पाकिस्तान का मतलब ये फ़ख्र है पाकिस्तान का कि इमरान खान साहब को 562 तरीन शख्सियात में से सबसे टॉप पे रखा गया है। और दूसरी चीज़ जो आप बात कर रहे हैं कि मतलब लोकल हमारी जो परफॉर्मेंस है, तो भैया 2 साल इस हुकूमत को आए हुए, तो लोकल परफॉर्मेंस आप जब देखते हैं, पहले तो मैं चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। अवाम भूल जाती है, आपने भी वैसा ही सवाल कर दिया है मुझे। पहले तो ये चीज है कि जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई, हुकूमत छोड़ के गई थी, तो पाकिस्तान पर 30,000 अरब रुपए के कर्जे थे। वो शॉर्ट टर्म कर्जे, वो लॉन्ग टर्म कर्जे, उनकी किस्तें, उनके जो मतलब उनका जो 1 साल में हमने तकरीबन 2,000 अरब रुपए से ऊपर वो पैसे हमने अदा किए हैं। जो बात सुन लेना जरा, 2,000 अरब रुपए से ज्यादा पैसे हमने वो अदा किए हैं जो नून लीग के बकाया जात थे। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश तो कर दी है, मगर फिर भी सर्वे में इमरान खान का ग्राफ नीचे क्यों है? देखें, सर्वे में मैं ये कहता हूं, सर्वे आपको पता है पाकिस्तान में बड़े सारे सर्वे पेड भी होते हैं। ये कौन सा अदारा सर्वे कर रहा है और किस अदारे ने ये देखिए, बात सुन लें। क्या आप क्या समझते हैं 2 साल में आप आधे हाथे का मकान शुरू करें ना, तो 2 साल में वो कंप्लीट नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आपने अपने शुरू में भी कहा कि बुजदार की मतलब कारकर्दगी, पंजाब की हुकूमत ने 9 अस्पताल पंजाब में शुरू किए हैं। आपको पता है लाहौर का सबसे बड़ा पानी का मसला होता था, हजारों गैलनों की आपने वो इंडोर तालाब बनाए हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ जैसा वो ये है कि फिर अगर इतनी कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी है, तो फिर उसका क्यों सर्वे में जो ग्राफ है ये अच्छा नहीं? अगर आप कह रहे हैं कि सर्वे जो है वो पेड होते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंपेन ही सर्वे के ऊपर थी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप ये कहते हैं सर्वे के ऊपर नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंपेन नौजवानों के ऊपर थी, सोशल मीडिया के ऊपर थी, पेड सर्वे के ऊपर नहीं थी। अच्छा, बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? पेड सर्वे के ऊपर कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खड़ी नहीं थी, और ना ही हम लोग इन चीजों पे बिलीव करते हैं। देखिए, आज भी अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखें, आप व्हाट्सएप खोल लें, आप ट्विटर खोल लें, आप फेसबुक खोल लें, आपको पीडीआई नजर आएगी हर तरफ।
पीटीआई नजर आएगी, मगर कारकर्दगी के हवाले से तो ग्राफ काफी नीचे है। चीन नहीं, आप कोई एक चीज आप हाईलाइट करें ना कि यार ये सॉरी चौधरी साहब, इसमें ये है कि देखें आप, इसमें चीनी का इशू है, आटे का इशू है, ये जो अवाम की बुनियादी इशूज हैं वो तो वहीं के वहीं हैं, वो तो अवाम की रेंज से बाहर हो गए हैं। मतलब कैसे आप कहते हैं अवाम की? आज 860 रुपए में आटा मिल रहा है आपके गुजरांवाला में, आपने जितना लेना है मैं आपको लेके देता हूं। आप आज यूटिलिटी स्टोरों पे चीनी 68 रुपए किलो मिल रही है, आपने जितनी लेनी है मैं आपको लेके देता हूं। देखिए चीनी का जो सबसे बड़ा इशू है ना, आपको पता है माफियाज के अंदर हाथ डाला हुआ है इस वक्त। और चीनी बनाने वाले हैं कौन, ये तो बताएं आप मुझे। चीनी बनाने वाली सारी एलीट क्लास है। चीनी बनाने वाले जरदारी एंड फैमिली, चीनी बात सुन लेना, मैं वो बात करता हूँ ना। चीनी बनाने वाली फैमिली शरीफ एंड ब्रदर, शरीफ एंड फैमिली, चीनी बनाने वाले जहांगीर तरीन, मतलब चीनी बनाने वाले आपने क्यों नहीं ओपन किए? अगर ये इतना मतलब इतना अवामी इशू था तो पहली हुकूमतें इसको ओपन। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन चौधरी साहब हुकूमत आपकी है, माफिया को कंट्रोल आपने करना है, इसको भुगते अवाम क्यों? मैं कहता हूं इंशाल्लाह कंट्रोल होगा। और ये आपने 2-3 दिन पहले वजीर आजम साहब ने टीवी पे बैठ के कहा है, एक नेशनल टीवी पे बैठ के कहा है कि चीनी पंजाब से उठाकर सिंध में जखीरा की जा रही है। वो क्यों की जा रही है? अच्छा, आपको पता है 5000 टन से ऊपर चीनी सिंध में जखीरा की गई है। वो क्यों की गई है? क्यों की गई है? इस वजह से की गई है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और इस हुकूमत को ब्लैकमेल कर अवामी आर्टिफिशियल क्रिएट किया जा रहा है, तो इसको पकड़ना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। बट साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि नवाज शरीफ 3 मरतबा पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम रहे हैं, मगर उनका वो ग्राफ आलमी सतह पर जिस तरह इमरान खान का हाई है वो क्यों हाई नहीं रहा? और 3 मरतबा मुंतखब वजीर आजम रहने के बावजूद कश्मीर के इशू के ऊपर भी खामोशी रही। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से भी जो मामला थे उसमें भी पाकिस्तान की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं थी। इसके अलावा नवाज शरीफ के ऊपर तो पनामा के केसेस भी थे, मनी लॉन्ड्रिंग भी थी, यानी कि इमरान खान का ग्राफ बहुत हाई गया है। 3 मरतबा मुंतखब वज़ीर आज़म का ग्राफ इतना ऊपर क्यों नहीं था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, सीकेडी न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया। सबसे पहले तो आपके सवाल पे आने से पहले ये कोई ऐसी बातें नहीं है। असल जो बात जो आपने चौधरी मोहम्मद अली साहब से सवाल किए हैं, असल बातें वो हैं जिस तरह शुगर का जो अवामी सवाल है वो ये है। बकाया तो देखें वो जिस तरह के मर्जी आप कहें इमरान खान लीडर है, मुझे तो नजर नहीं आते वो लीडर है। घर बैठे आलमी सतह के लीडर बन गए, कभी बनी गाला से बाहर नहीं निकले, तो लीडर किस तरह बन गए? मेरी समझ से तो बाहर है नहीं। वो तो अपने आप को मोस्ट पॉपुलर कहते हैं अवाम के अंदर। पाकिस्तान से हम लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करनी। यहाँ पे जो कहेगा पॉपुलर लीडर है वो पॉपुलर लीडर है। अच्छा। बाहर क्या कोई कह रहा है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये पॉपुलर लीडर हैं दुनिया के, तो मैं समझता हूँ फिर मलेशिया के जो लोग हैं वो अपने लीडर को कहीं दफना दें जिसने इतनी इकॉनमी को बूस्ट अप दिया था। अच्छा। टर्की वाले भी अपने सदर को कहीं समुद्र में गिरा दें, जिनका डंका पूरी दुनिया में बोलता। लेकिन बट साहब लेकिन बट साहब देखिए ना, आप 3 मरतबा मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका नाम भी आता आलमी सतह के ऊपर, हमारे लिए फख्र का बायस होता। क्यों नहीं आया अगर इतने ही अच्छे कारनामे थे तो? आलमी सतह के इश्यूज़ पे जब आंखों में आंखें डाल के आप बात करते हैं, उनके गेस चलते हैं, वो आपके नाम नहीं आने देते। नाम उन्हीं के आते हैं जब आप यस सर करते हैं। अच्छा। देखें मियाँ नवाज शरीफ ने जो एटम बम वाला आपको तोहफा दिया है, आज उसकी वजह से आप दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बैठे। लेकिन इसके जनरल हाउस में इजलास में जो हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें तो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बड़ा दबंग स्टाइल था, बड़ी दबंग स्टेटमेंट थी उन अनासर के लिए। बड़ी अच्छी तकरीरें करते हैं, और पाकिस्तान में भी उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीरें की थी। अच्छा। लेकिन तकरीरें करने से मुल्क नहीं चलते, ना लोगों के पेट रहना। अच्छा वर्षा, मुझे ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ की जो हालिया एक तस्वीर शाया हुई है, जारी हुई है, जिसमें वो वॉक कर रहे हैं लंदन में, और यहाँ पर तो कह कर गए हैं कि वो बहुत बीमार हैं, उनके प्लेटलेट्स में कमी आ रही है, लेकिन वहाँ पर इस तरह सैरें और इस तरह तस्वीरें, तो ये क्या नहीं, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के इदारों का मजाक है या अदालतों की तौहीन है?
देखें जी, वॉक करने की खुदा न खास्ता कोई ऐसी मजदूरी का तो कह के नहीं गए कि वो वॉक नहीं कर सकते। एक बीमार आदमी सड़कों पे वॉक कर रहा है तो उसमें कौन सा ऐसा इशू है? वो कौन सा एफएल टावर पे कहीं सियाती दौरे पे चले गए? वॉक कर रहे हैं, वो एक सड़क पे फिर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। क्या है, लोग बीमार होते हैं क्या? जो बीमार होते हैं लोग क्या? बात ये है कि आप जो टाइम देकर गए थे उस टाइम पर वापस क्यों नहीं आए? वापस इसलिए नहीं आए, देखें कोरोना आ गया इस असना में, ठीक है, और जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो बाकायदगी से अदालत में जमा हो रही हैं। जब डॉक्टर्स कहेंगे कि अब ये बेहतर है या इनको अब वापस जा सकते हैं तो वो आ जाएंगे। जी शुक्रिया बार साहब। जी नाजरीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। खुशी होती है जब मेरे वतन से खुशबू आती है, मेरी मेहनत रंग लाती है। ऐ अर्ज़े वतन, तुझे संवारने की लगन है मुझमें, तेरे चमन सदा यूं ही महकते रहें, तेरे गुलशन सदा आबाद रहें, तेरे खेत की हरियाली मुझे भाती है, हर जर्रे से एक नई उम्मीद जगाती है। CKD एग्री। वेलकम बैक। जी नाजरीन, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की जो एक बहसो तकरार है आजकल के माहौल में, उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब भट्ट साहब। शुएब भट्ट साहब, हम आपसे पूछेंगे कि इमरान खान जब गुजरांवाला में आए तो उनके ऊपर पथराव हुआ, इसी तरह का पथराव मरीम नवाज की रैली पर भी हुआ। क्या मुस्लिम लीग नून पथराव में या शिद्दत की सियासत में यकीन रखती है कि उन्होंने ही अपने वर्कर्स की गाड़ियों में पत्थर रखे, जिस तरह इमरान खान पर पथराव हुआ, इसी तरह एक आर्टिफिशियल किस्म का एक तशद्दुद क्रिएट किया गया? क्या इसके बारे में कोई वाज़ेह हिकमत अमली है कि आपने बस अदारों की तौहीन करनी है या इस तरह की कोई चीज़ है? जी देखिए, मैं तो फिजिकली उधर मौजूद था। अच्छा। मैं उस रैली तो नहीं थी, जो पहले से हम लोग वर्कर उधर थे, हम लोग सुबह 10 बजे से उधर मौजूद थे। अगर पाकिस्तान के जो अदारे हैं और वो इतने नाअहल हो चुके हैं कि एक 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर की बेटी को नैब में बुलाया जा रहा है और इतना बड़ा एक रैली की शक्ल में वो आ रही हैं और उन्हें ये नहीं पता कि वो पत्थर लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो तो अटैक करने आ गए हैं और वो आके उन्होंने दारों पे अटैक करना था पत्थरों के साथ, और वो फिर पत्थर ऑटोमेटिकली घूम के उनकी अपनी गाड़ी पे लगना शुरू हो गए और अपने लोग ही जख्मी हो गए। देखिए, आप सवाल करते हैं, उनका जवाब ले लिया करें। मैं उधर मौजूद था, उधर आंसू गैस, उधर तेजाब के या गंदक वाला पानी, मिर्चों वाला पानी, उधर खवातीन का जिस तरह इस्तेहाल किया गया, जिस तरह उज़वा बुखारी को आप देखें, उधर हिना भट्ट को देखें। हमारी जमात सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि हम लोग इस तरह की सियासत के ना आदी हैं, ना कभी की है, ना हमारे कायद ने हमें कहा है। यूथ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसी बात होती तो सबसे पहले मुझे खुद पता होती और वो पत्थरों वाले काफिले में मैं खुद बैठा होता। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं, ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं। देखें, कोई ऐसी वीडियो सामने आनी चाहिए थी कि जिससे ये नजर आता कि पत्थर हम लोग फेंक रहे हैं। पत्थर फेंकते तो पुलिस वाले नजर आ रहे थे, शेलिंग करते हुए पुलिस वाले नजर आ रहे थे। जब वहाँ पर एक जंग का मैदान बन गया, उसको कंट्रोल करने के लिए, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने या इंतजामी मशीनरी ने अपनी रिट का इस्तेमाल तो करना था। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें इंतजाम को करना पड़ गया? अगर जो इन्होंने वो एक धरनी दी थी जो इस्लामाबाद में इतने दिन चली, जहाँ पे PTV को फतह किया गया, जहाँ पे शलवारें सुप्रीम कोर्ट की दीवार पे सूखने के लिए लटकाई गई, जहाँ पे और इतना कुछ हुआ था, तो वहाँ पे धरना नहीं दिया इन्होंने। जी, तो ऐसा मुझे आप बताइएगा कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी तस्वीर भी और मरीम नवाज का जो काफिला नैब में गया, इसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना अदम बर्दाश्त का मुजाहरा क्यों कर रही है? क्यों माहौल को बेहतर तरीके से डील नहीं किया जा रहा? देखें, बात यह है कि पहले 2 बातें भट्ट साहब की तो मैं जवाब दे दूं। आपने जो पहला सवाल किया था कि इमरान खान को 500 लोगों में सबसे ऊपर रखा गया, और भट्ट साहब को आपने जो सवाल किया था कि ऐसा नवाज शरीफ के वक्त में क्यों नहीं था,
तो भैया ये बात आपको बताता चलूं कि क्यों नहीं था। अच्छा। मोदी बगैर इतला के पाकिस्तान आता है, उसकी वालदा को साड़ियाँ भेजी जाती हैं। जनरल बगैर इतला के पाकिस्तान आता है, उसके बाद कश्मीर पे कभी कोई बात नहीं होती। मौलाना फजलुर रहमान 10 साल तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहते हैं, उनकी जुबान बंद होती है। लंदन से वापसी का जो आप भट्ट साहब ने कहा, लंदन से वापसी ये नहीं आएंगे। अच्छा। उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक ये पाकिस्तान का सिस्टम इनको क्लियर नहीं करता। देखें, जहां जिसकी औलादें होती हैं, जिसकी जायदादें होती हैं, उसी ने उधर ही रहना होता है। दूसरी बात भी आपकी आऊं कि आपने जो सवाल किया, नैब में मरियम नवाज गई। देखें, पूरे मीडिया ने बार बार दिखाया इनकी गाड़ियों में पत्थर थे। नैब में उन्हीं दिनों में उस्मान बुज़दार भी गया है। आपने एक छोटे से केस में आपने देखा होगा, वजीर आला गया है। मरियम नवाज, आज तक तो मरियम नवाज ने तो मेरा ख्याल है सियासत सिर्फ अपने वालिद के नाम पे की है। जो वजीर आला आपका एक्टिंग वजीर आला है वो नैब में गया है, अकेला गया है, सवालों के जवाब दे के आया है। देखें, इस मुल्क में 2 कानून अब नहीं चल रहे। मतलब ये मुझे बताइएगा कि ये रैली में जाने की कोई जरूरत थी, ऐसी कोई अपनी पावर शो करने की? ये कोई जी जिनके साथ लोग होते हैं, अदालत अदालत कौन सी है? वो तो एक ऐसा अदारा है कि जो एक, जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं ना, पेड सर्वे, तो वो ब्लैक मेलिंग करके बेचारों की पता नहीं कौन सी तस्वीर है चेयरमैन की, उनकी कैसी कैसी इनके पास वीडियोज हैं कि वो अवामी लोगों को इस तरह के ब्लैकमेल करते हैं। बात सुने, आप मेरी बात सुने। अब आपने चौधरी साहब ने जो बातें की है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इमरान खान की या नवाज शरीफ का कंपैरिजन जो है ना, वो तो करना ही वैसे गैर मुनासिब है। मियाँ साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं और ये हादसाती तौर पर इमरान खान साहब आए हैं। आप इनकी कारकर्दगी की बात आप कर रहे हैं, सवाल और आपका प्रोग्राम कारकर्दगी पे। 2 साल में गैस कितने 100% इसका इजाफा हुआ। इलेक्ट्रिसिटी कितने रुपए बढ़ गई, 20 रुपए का यूनिट इस टाइम। चीनी का क्या हालात है, आटे के क्या हालात हैं। ब्लैक मनी की जो बातें करते थे ये, आज इन्होंने कहा जी आप जितना ब्लैक मनी आपके पास आप ले आए और आके अपने इसका लैंड माफिया जुल्फी बुखारी जैसे जो इनके दोस्त हैं, आटा आपके सामने है, बिल्डर्स के लिए जो किया, अरबों दरख्त लगाने थे, ठीक है जी। और मेट्रो जो जंगला बस एक कहते थे जी मेट्रो पुलों पे नहीं चलती, ज़मीन पे चलती है। उसी मेट्रो को बड़े फखरी अंदाज में उसका कितने 100 साल लग जाने थे, अभी तो शुक्र है। टूटी सड़कें हर तरफ। और जो ये 30 हज़ार अरब की बातें कर रहे हैं, मैंने तो कभी 30 इतने पैसे नहीं देखे। मैं इनको बता देता हूँ, $30 ट्रिलियन पाकिस्तान पे लोन था। $16 बिलियन they have taken in 1 year। पीटीआई की गवर्नमेंट ने $16 बिलियन। आज पाकिस्तान की तारीख पे $30 अरब था, आज पाकिस्तान में 42.8 अरब ये कर्जा है। ये इनकी कारकर्दगी है। और ये कहते हैं जी हम लोगों ने कर्ज वापस किए, कर्ज ही वापस किए। इन्होंने जाके और जो खुदकुशी कहते थे हम कर लूँगा अगर किसी से भीख मांगनी पड़ी, जो ये हाथ जोड़ के सऊदी अरब से $1 ट्रिलियन लेके आए थे कि जी आप हमारे ज़रा रख दें, वैसे ही रखने के लिए कि जैसे बंदा नहीं कहता यार ये तुम्हारे गराज में गाड़ी की जगह नहीं है, मेरे गराज में खड़ी कर दो, महल्लेदारों को पता चले इनके गराज में गाड़ी खड़ी है। उनके पास $365 अरब है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा यार ये अल मस्कीन और पाकिस्तानी वजीर आजम पाकिस्तान आया है तो इसको $1 अरब जो है ना दे दो। फिर जी भट्ट साहब, ब्रेक के बाद हम इसी तरफ आते हैं। नाजरीन, इन्हीं सवालों का जो भट्ट साहब ने किए हैं, इनका जवाब हम चौधरी मोहम्मद अली साहब से इस ब्रेक के बाद लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एक एहसास ताजगी भरा, नर्म मुलायम कोमल की तरह, इसकी हर एक बाली सबसे निराली, इसकी गिजाइयत ने नस्लें हैं पाली, मेरे खेत की हरियाली कोमल हाइब्रिड बीज ने संभाली। सीकेडी एग्री, बीज जानदार, फसल शानदार। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मोहम्मद साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ भट्ट साहब ने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो हमारे सामने रखे हैं, आप इनका जवाब दीजिए, क्या सूरत हाल है, वाकई ऐसा है या नहीं है? देखें,
बात यह है कि पहली बात जो भट्ट साहब ने की थी कि हमने जो कर्जे लिए, हमने जो भीख मांगी, हम कहते हैं हमने पाकिस्तान के लिए भीख मांगी। देखें 35 साल जो लोग हुकूमत करके गए हैं, आज वो गए, अगले दिन आपके मुल्क को तकरीबन 10 अरब डॉलर चाहिए हो, तो बताएं हमने कोई दरख्त लगाए हुए हैं डॉलरों के, उधर से उतारने हैं। ये पाकिस्तान का कर्जा कैसे उतारना था? तो बातें भी तो आपने की ना चोई साहब, वो बातें भी तो हमें अगर टाइम मिलता, टाइम मिला हो, हमने 5 साल हुकूमत की हो, आप कहें जी आपने उससे फलां से मांग लिया, फलां से मांग लिया, तो फिर तो बात आपकी ठीक बनती है। आज हुकूमत नून लीग की खत्म हुई, कल हमने अभी जो इनके लिए हुए पैसों की किस्तें देनी थी, वो कहां से देनी थी? हमने भीख मांगी, चाइना से मांगी, अरब अमीरात से मांगी। तो कहा था नहीं देखिए साहब, आप अपनी बारी पे बात करें ना। देखिए वो बात नहीं, ऐसे बारी नहीं, देखें बात सुने, अगर हुकूमत खत्म हुई, अगर बात कल हुकूमत खत्म हुई, मुझे ये बता दें आप ऐसे कि बातें किस कर रहे तरह हैं, इसका होगा? तो फायदा ही नहीं है। नहीं, किस तरह होगा आप मुझे बता देना। कोई रॉकेट साइंस है? मुल्क चलाना है आपने। नहीं है चोई साहब, मगर आप ये अपने धरनों में कहते रहे कि आप पैसे वापस नहीं करेंगे, ना करें। बिल्कुल आज देखें, आपकी बात आप कहते रहे खुद कहाँ किसने कहा जी पैसे वापस नहीं करेंगे? मतलब आप जब ये आप देखिए ये कहते हैं ये बात सुने मेरी, 35 साल जब ये बात छोड़ के गए, 35 साल जब ये हुकूमत छोड़ के गए, ये भी नहीं पता, ये मानने को तैयार ही नहीं, ये मानने को तैयार ही नहीं। नहीं जी, देखिए बात गलत। 35 साल पहले तो अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें। क्या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 35 साल रही है? पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आज दोनों इकट्ठे, आप पीपल्स पार्टी आज का हिस्सा खाने नहीं खाते थे। हैं एक दूसरे के नहीं, साथ। आप पीपल्स पार्टी में नहीं रहे। आज क्या मैं तो नहीं रहा। महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी में नहीं रहा? क्या उसके साथ बैठे हुए सारे लोग पीपल्स पार्टी में नहीं थे? अगर वो लोग चोर थे तो आप इमरान खान ने लोगों को अपने साथ क्यों साहब बुलाया? बात ये है कि देखिए वही लोग साथ साहब बात ये करें, शुगर की बात कर रहे थे। मेरी बात देखिए, मेरी बात सुने। कि शुगर मियां नवाज शरीफ की फैक्ट्रीज है शुगर की। मैं मियां साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे शहर के बड़े नामवर, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। मैं इनको एक रिकॉर्ड के लिए बताऊं, मियां साहब की फैक्ट्री में उनके एक कज़न की फैक्ट्री है सी वकास शुगर मिल, एक उनकी फैक्ट्री है इत्तेफाक शुगर मिल, एक उनकी फैक्ट्री है कश्मीर शुगर मिल। आप हमला साहब पता करवा रहे हो कब से बंद? पिछले 4 बंद तो होनी है जब नैब में केस होने हैं। पिछले 4 जब साल चौधरी से शुगर मिल के 4 साल से बंद चले। जब आपकी लीडर मोहतरमा ने कहना है कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, और उसके बाद चौधरी शुगर मिल में भी आपके शेयर निकल रहे हैं, आपके सारे, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये तो मतलब मीडिया पे बार बार पीडीआई के लोग बैठ के पीटते हैं। हमारी जो खवातीन के उनके नाम पे बहुत सारे एसेट्स होते हैं, और बाज दफा जो है डिक्लेयर्ड होने चाहिए ना। आपने हुकूमत की है, मैंने तो नहीं की। नैब का चेयरमैन आपने लगाया, मैंने तो नहीं लगाया। हमारी हुकूमत ने तो नहीं लगाया। नैब का चेयरमैन को अपनी नौकरी बचाने के लिए अब जो कुछ कर रहा है वो तो कर ही रहा है। जो हमारे मुल्क की अदलिया ने जो फैसले दिए हैं, 90% केस, 90% केस पीपल्स पार्टी ने नून लीग में बनाए हुए हैं, और नून लीग ने पीपल्स पार्टी में बनाए। 90% से ऊपर केस। मैं सिर्फ 2 मिनट में जी चोई साहब मेरी बात सुनिए, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इंतकामी कार्रवाई करते हुए किसी के कारोबार बंद कर दें, अगर वो मिलें बंद कर दी गई हैं तो ये नहीं, मिलें बंद नहीं की गई, मिलें बंद इन्होंने खुद की हैं। हुकूमत तो कारोबार बंद करने का किसी को हमारे कहती पास है, बना भी हमने बंद मिलों में। कैसा अगर ये कहते हैं कौन सी बंद है, तकनीक है? मुझे तो ये नहीं पता कि मैं बंद है या आपको बता रहा हूं, नहीं। मैं उनका ना उनका तर्जमान हूं, मुझे तो ये नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि शुगर माफिया है वो, उनके तो आपने 4 देखिए इन्होंने क्यों नहीं ओपन लोगों को बिजनेस करने दिया? कौन सा शुगर का बिजनेस है, ओपन मार्केट में लोगों को क्यों नहीं करने दिया? क्यों नहीं हमजा मिल बना सकता? क्यों नहीं शोएब भट्ट मिल बना सकता? 2 साल हो गए ये तो बताएं ना, 2 साल में आपने क्या किया? क्यों नहीं आप बना सकते? तो जरूर बनाएंगे, लेकिन चोई साहब इसमें ये बात तो हकीकत है कि हमजा बात सुने, भट्ट साहब ने बात काटती थी। मैं आपको एक बात बताता चलूं, वो मैं अभी भी कर रहा हूं। मेरी बात सुने, बात सुन ले, एक बात सुने, मैं थोड़ा सा हौसला रखें। मेरी बात सुने। 35 साल वाली बात है, वो अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करे। 92 में मियां नवाज शरीफ की कितने साल गवर्नमेंट रही, 98 में इसकी कितने साल रही,
आप 85 से शुरू होना भट्ट साहब, जीरेवाला जब बने हैं, जीरेवाला बना ना, जब एक जनरल को कहा सलूटें करके आप जीरेवाला बने, आज आप जनरल पाशा को सलूटे करके आप भी आए हैं, ऐसे ना वो जनरल का नाम आप ले। कहीं वो हुकूमतों में उनको किसी न किसी देखिए आप उस जनरल की बात करें जो आपको लेके आया, जैसे जनरल, मुझे ये बताएं, जिस जनरल ने आपका धरना, मुझे ये बताएं कभी भी ऐसी हुकूमत इनकी आई हो जो बगैर करप्शन के, बगैर किसी वजह के छीनी गई हो? कभी नहीं हुआ। देखें जो बात पहले कर रहे थे वो बात भट्ट साहब मैं जरा बात कर लूं फिर आप कहिएगा। देखें बात यह है कि LNG पाकिस्तान में $14 शायद 6 सेंट पे खरीदी गई। आज LNG के नए ठेके किस रेट पे हो रहे हैं? अवाम इंशाल्लाह देखेगी, सारा कुछ देखेगी। उसके बाद आप देखें विंड पावर एनर्जी 21 रुपए यूनिट में, 21 रुपए यूनिट में खरीदी गई। आज वही एग्रीमेंट इमरान खान 6 रुपए यूनिट में कर रहा है। ये देखें ना, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि नहीं है? देखें अगर इन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है अभी मुझे याद नहीं पड़ रहा कितने में वो प्रोजेक्ट बनाया, उससे आधी से भी कम कीमत में इमरान खान की गवर्नमेंट बना रही है, और उसकी एफिशिएंसी इन्होंने जो बनाया था इसकी एफिशिएंसी 30% थी, हमारी 37% है। आपकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई। नाज़रीन वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आते हैं और मुकामी गुजरांवाला के जो इश्यूज हैं इनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। CKD एग्री लाया फिरोजा हाइब्रिड धान बीज, किसान की शान, फसल की जान। फिरोजा हाइब्रिड धान, पैदावारी सलाहियत 120 मन से जायद फी एकड़, मजबूत तना, फसल गिरने से महफूज, वजनदार दाने और एक्सपोर्ट क्वालिटी का आला चावल। जो उगाए वो मुनाफा पा जाए, जो खाए वो खाता ही जाए। फिरोजा हाइब्रिड धान बीज, चौधरी खैरुद्दीन एंड सन्स, बीज जानदार, फसल शानदार। जी वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो साहब मेरा आपसे भी सवाल इस तरीके से है कि अवाम को जो रिलीफ है वो तो बुनियादी तौर पे, जिस तरह आपने कहा कि हमें चीनी है जो आप स्टोरों से ला के देते हैं, मुझे अभी रिपोर्ट मिली है कि ओपन मार्केट में चीनी जो है वो 95 से 100 रुपए किलो मिल रही है। अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। ये हुकूमती दावे जरूर होंगे मगर अवाम को बुनियादी जो हकूक है ग्राउंड रूट के ऊपर शायद सर्वे या विजिट की कमी है या शायद रेट की कमी है कानून की, जिसकी वजह से अवाम को दुकानों से जो है वो नहीं चीनी इस तरीके से मिल रही। पीछे मार्केट में जरूर रेट ऐसा होगा मगर अवाम तो बेचारी 195 रुपए किलो के हिसाब से लेके जा रही है घर में चीनी। बिल्कुल मैं भी ये मानने को तैयार हूँ कि 90 रुपए से ऊपर चीनी मिल रही है लोकल मार्केट से। रिटेल स्टोरों से मतलब 68 रुपये किलो मिल रही है। देखें जो ख़ास तौर पर जैसे भट्ट साहब ने पिछले सेशन में बात की है ना कि इन्होंने मिलें बंद कर दी हैं, क्यों की हैं? अगर पाकिस्तान के मुफाद में बात हो, नहीं मेरी बात सुन लेना, अगर हुक्मरानों ने मिलें बनानी है, उन्होंने चीनी पैदा करनी है और लोगों को देनी है, तो फिर मिलें चलनी चाहिए थी। जो जिस हालात में भी वो होती वो मिलें चलनी चाहिए थी। मैं यही तो हमजा आपको पहले भी बात कह रहा था कि ये सारा माफियाज है, ये माफियाज बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं है कि किस बंदे से इनका पंगा बन गया। इंशाल्लाह ये सारा कुछ आप देखेंगे, चंद दिनों की बात है, आप बिजली में भी लोगों को रिलीफ देखेंगे। अल्लाह पाक आपकी जुबान मुबारक करे। जैसा मुझे ये बताएं कि हमारा जो ओवरहेड ब्रिज बना सिटी गुजरांवाला में, वहाँ पर काफ़ी इंक्रोचमेंट नीचे हुई, नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ काफ़ी एक्शन भी लिया गया, मगर वो एक पुल उतरने के बाद एक पेट्रोल पंप तक ही क्यों महदूद हो गई? उससे आगे भी पेट्रोल पंप थे, वहाँ पर क्यों हमारी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया? किसी के पर जलते हैं वहाँ पर? देखिए बात यह है कि मैं एज ए PTI वर्कर आपको ये बताता चलूँ कि काफ़ी देर तक, तकरीबन मेरा ख्याल है 2 माह तक इंतज़ामिया हमारे गुजरांवाला के लीडरान को बाय डॉक्यूमेंटेड कहती रही कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, आपके पेट्रोल पंप यहाँ कायम रहेंगे। बात समझ रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स नहीं आए तो वो किस जद में आए? वो इंक्रोचमेंट की जद में आ गए। और जिस एक पंप की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिस एक पेट्रोल पंप की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो भी नून लीग के ही मौसम का है।
उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। देखिए, दो नहीं है, एक पाकिस्तान, यही तो एक पाकिस्तान है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसके पास मतलब उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो वो अपना काम करे। लेकिन चौधरी साहब आगे भी एक पंप ऐसा है जो नाजायज तजावजात में आता है, उसके खिलाफ ऐसा है अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी बनाई हुई हुकूमत के डॉक्यूमेंट्स हैं और इनके वो मतलब इस वक्त पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप उनकी किसी भी पॉलिसी को इंडोर्स नहीं करते मगर उनके दिए गए इस अमल को इंडोर्स कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं बात। देखें, जो कानून, जब तक आप कानून में अमेंडमेंट नहीं करते, अभी जो प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, जो मेरे भाई पहले कह रहे थे, जो प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं वो क्या है कि कानून में अमेंडमेंट करनी है हमने। अगर कानून में अमेंडमेंट करने में कोई चीज अगर लेट होती है तो वो वहां तक तो ये बैठे हुए हैं। अगर जब कोई कानून इजाजत हमें देता है, हम कानून से बाहर होकर काम नहीं करना चाहते। यही तो सारा इशू है इस हुकूमत का कि हम कहते हैं कि कानून के नीचे हैं। जैसे उस्मान बुज़दार नैब में पेश हुआ, आपने देखा, और मरियम नवाज साहबा जैसे पेश हुई, वो भी आपने देखा। मतलब कानून के नीचे रहना पड़ा है सब। अच्छा चौधरी साहब, हमारे बहुत बुनियादी मसला है यहाँ पर गुजरांवाला के अंदर, शायद हमें उम्मीद है कि पीटीआई के गवर्नमेंट में हमें मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी का मुतालबा और चिल्ड्रन हॉस्पिटल का मुतालबा काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है हमारे इस गुजरांवाला में। इस बारे में कोई लाहा अमल, कोई हिकमत अमली? फिर आपने कहना है जी आप तनकीदी बातें ज्यादा करते हैं और पिछली नहीं, हम नहीं कहते। बात साहब कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। हम इंशाल्लाह चिल्ड्रन अस्पताल की जगह जो है ना, वो जो मेरे इलम में है वो फाइनल होने के करीब, फाइनल हो चुकी है बात साहब, वो चिनाब गेट के सामने, चिनाब गेट के सामने फाइनल हो चुकी है। वो 82 कनाल जगह पे इंशाल्लाह चिल्ड्रन अस्पताल बनेगा। सिटी गुजरांवाला में हमारी कोशिश थी कि सिटी गुजरांवाला में वो चिल्ड्रन अस्पताल बने, सिटी के अंदर बने। वजह ये बनी है कि सिटी के अंदर कोई भी बड़ी जगह अवेलेबल नहीं थी। दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी, इंशाल्लाह हम उस कोशिश में भी लगे हुए हैं, मोटरवे के लिंक के कोशिश में भी लगे हुए हैं कि वो भी हमें मिले इंशाल्लाह। शेखपुरा रोड जो आपको पता है कि एक वो बन गया हुआ था इलाका गैर, जहां आप अगर बारिशों में जाएं तो पानी पानी होता था, अगर वैसे चले जाएं तो खड्डे खड्डे होते थे। वो भी इंशाल्लाह उस पर भी काम शुरू हो रहा है, और बहुत सारे आप देखेंगे तरक्याती काम जो शुरू हो रहे हैं। सवाल तो आपको ये करना चाहिए था भट्ट साहब को कि भट्ट साहब की हुकूमत पिछले 5 साल रही है, उससे पिछले 5 साल इनके कुलीकों की हुकूमत रही है। शहर में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई? आपका सवाल पहले भी इनकी वज़ीर आज़म रहे हैं, उससे पहले भी इनके वज़ीर आज़म। आपका सवाल उनके पॉकेट में फेंकता हूं। सर आप बताइए, आप पंजाब पर 10 साल मुसलसल हुक्मरान रहे हैं, इसके अलावा आप 3 मरतबा जितनी हुकूमतें भी आपकी रही हैं, ये गुजरांवाला आपका मेन गढ़ है। इसमें क्यों ये बुनियादी इश्यूज जो है अस्पताल का, इसके अलावा यूनिवर्सिटी का, इसके अलावा ग्राउंड्स का भी काफी इश्यूज है, क्यों नहीं इसको इंडोर्स किया, इसको किया जा रहा, अमल में क्यों नहीं लेकर आया गया तब? देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट है उसका देखें, मेडिकल कॉलेज आपके सामने है, और ये शहर वाला पुल, ये देखें, ये पुल, ये बुनियादी हकूक में लोगों की शामिल नहीं होती चीज़ें। सिविल हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह उसको मुफ्त अद्वियात हमारे दौर में मिल रही थी, क्या वो लोगों के बुनियादी हकूक में नहीं होती? ये तो लोगों को देने की बातें कर रहे थे और दिया कुछ नहीं, बल्कि जब आए हैं तो फ्री मेडिसिन जो दी वो भी खत्म। आप सिविल हॉस्पिटल से पता कर लें, आपको पता भी होगा। आप देते हैं सिविल हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन देता है, वो खत्म हो गई है। देखिए इन्होंने क्या हॉस्पिटल बनाने हैं, क्या ये बातें हैं। और शेखपुरा की रोड की बात है, देखें उसको 2 साल हो गए नहीं आए। लद्दे वाला रोड देखें, इनको 2 साल हो गया है। क्या लोग उधर कोई कश्ती ले ले या कोई आबदोज ले ले तो शायद गुजर। अच्छा, जैसे क्यों है? मैंने जब प्रोग्राम किया मैं तारिक साहब के साथ, तो वो भी पिछली हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं। 2 साल तो यार आपको हो गए आगे। बस देखें, मैं थोड़ी बात तवज्जो हमला साहब की आपकी थोड़ी ज्यादा है, शायद नैब से डरते हैं ये भी। देखें हमला साहब, मेरी बात सुने। देखें, आप बहुत सारे सवाल करते हैं, फिर एक ही तरफ से जवाब ले लेते हैं। देखें, जो चौधरी साहब कह रहे हैं ना जी, माफिया, उस माफिया का जो मेन हेड है जहांगीर तरीन, उसके जहाज़ पे बैठ के सारी उन्होंने कैंपेन की। उसके जहाज़ पे बैठ के उस्मान बुज़दार जैसे नाअहल आदमी को वज़ीर आला पंजाब आपने लगाया। अगर आप उस माफिया के पैसे से आपने फ़ायदा ना उठाया होता तो गुजरांवाला की हो रही है गवर्नमेंट बनती नहीं। वो पहले सवाल की बात कर रहा हूँ, गुजरांवाला पे भी मैंने गुजरांवाला का जवाब दे दिया आपको कि आप अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जगह का पता करेंगे, वो कब से बात चल रही थी, तो फिर बात और तरफ चल पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज पहले से ही बन गया, उसके ऊपर किस तरह की
ہمارے گجرانوالہ کا یہ جس روڈ پہ آپ ہیں یہ روڈ کب بنی تھی آپ بتا دیں, یہ آپ کی باہر بنی روڈ نہیں کب بنی تھی؟ اب لدے والا روڈ کا ان کی 2 سال کی گورنمنٹ جب بات کریں تو یہ کہتے ہیں جی نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی, فلاں کی گورنمنٹ. جب انہوں نے ادھر تقریریں کرنی ہوتی تھی وہ اینک لگا کے 35 بندے تھلے کھڑے کر کے تو اس وقت یہ کہتے تھے ہم آئیں گے اور 100 دن میں یہ کر دیں گے. گیس بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہے, بجلی بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہے, ڈالر 1 روپیہ بڑھتا ہے تو اتنا قرضہ بڑھتا ہے وزیر اعظم چور ہے. آج 100 ڈالر سے 100 روپے سے 170 کا ڈالر ہو گیا ہے, وزیر اعظم چور کا چور نہیں رہا. اب وہ بجلی گیس ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. اب وزیر اعظم تقریر کرتا ہے آنکھیں سوئی ہوئی کے ساتھ, انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کہنا کیا ہے. اور افسوسناک بات ہے وہ آگے ٹی وی پہ یہ کہتے ہیں کہ جی چینی سندھ میں جا رہی ہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ تو ہے وہ 90 دن والی بات بھی 100 دن والی بات بھی آپ کے لیڈر نے کہی. جی وہ 100 دن والی بات بھی آپ کے لیڈر نے کہی. کیا کوئی شیڈو پالیسیز نہیں بن رہی تھی جب وہاں پر دھرنے میں بھی اور مینار پاکستان جلسہ میں بھی تقریریں کی گئیں, 11 نکات پیش کیے گئے, تو کوئی شیڈو گورنمنٹ ہونی چاہیے تھی آپ کی؟ اس سٹیٹمنٹ میں تقریباً 5 منٹ دے دی ہیں بٹ صاحب کو. اب 5 منٹ بٹ صاحب کو چاہیے, میرا سوال بھی کاٹ کے انہوں نے بات کی ہے, 5 منٹ چاہیے, حوصلے سے مجھے بھی سنیں. آپ صحیح بات نہیں آپ بھی دیکھیں صحیح ہو یا غلط ہو, یہ تو میرا موقف ہے نا, مجھے بیان کرنے دیں. آپ نے کیا ہے میں چپ رہا ہوں, آپ بھی بالکل بات کرنی پڑے, وہ آپ اپنی باری پہ کیجئے گا نا. بات یہ ہے کہ وہ آپ پہلے کاٹ کے میرے سوال کا جواب دے دیجئے گا پھر کوئی بات. اچھا بات یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں نا میرا بھائی, آج سے 3 سال پہلے آپ کے ملک کا وزیر اعظم, جو بٹ صاحب نے باتیں کی ہیں, آپ کے ملک کا وزیر اعظم دنیا کے کرپٹ ترین لیڈروں میں ٹاپ کرتا ہے. آپ کے ملک کے وزیر اعظم کے بچوں کے نام خربوں کی پراپرٹیاں نکلتی ہیں. آپ کے وزیر اعظم کے بچے اپنی والدہ کے انتقال کے, بڑی دکھ والی خبر ہوتی ہے, والدہ کے انتقال پہ پاکستان نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کہ نیب نہ پکڑ دے. آپ کے وزیر اعظم کا جو آج سے 3 سال پہلے محترم نواز شریف صاحب آپ کے وزیر اعظم تھے, جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے نیب کا جس کو چیئرمین لگایا ہوا تھا اس کی پیشیوں پہ بھی نہیں جاتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے مجھے کیوں نکالا. اور اس کے بعد آپ کا وزیر اعظم پوری دنیا میں ایسے ایک پرچی لے گئے نا تو میری طرح ذرا کم پڑھے لکھے ہیں وہ اڑ جاتے تھے رستے میں باتیں کرتے کرتے. دیکھیں یہ شرف عمران خان کو حاصل ہے کہ پوری دنیا میں ان 2 سالوں کی کارکردگی میں پوری دنیا میں آپ کی ہاں میں دنیا کے ملک ہاں کر رہے ہیں. آپ نے اسرائیل کے خلاف ٹھوک کے بیان دیا, آپ نے بیان دیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا سعودی عرب کا بھی بیان آ گیا اور 2-3 ملکوں کے بیان بھی آ گئے. ہم نے تو نہیں بھیجی ساڑی ہیں, ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ انٹرنیشنل جو بھی سرویز آ رہے ہیں اس کو ہم نے تو نہیں ایڈٹ کروایا جا کے. ہم تو اپنے, آپ کو پتا ہے ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں کیا مشہور ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی کو کھانا بھی نہیں کھلاتے. کھلائیں کہاں سے؟ وہ اگر لوگوں کی جیبیں کاٹیں گے تو کھلائیں گے نا. ہم نے تو نہیں جہازوں میں یا ہیلی کاپٹروں میں بھر کے ادھر لاہور سے مری والے گھروں میں کھانے لے کے گئے. ہم نے دیکھیں اس پاکستان میں ہم نے یہ سسٹم کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے. حمزہ بھائی یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. آپ جس سسٹم میں بھی جائیں, جہاں بھی جائیں. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو, پی آئی اے خسارے میں 400 کتنے ارب خسارہ, گیس 100 کتنے ارب خسارہ, ریلوے 100 کتنے ارب خسارہ. اس کے بعد آپ آ جائیں, میری بات سن لینا, پی ٹی وی خسارہ, آپ آ جائیں ڈاک پاکستان پوسٹ خسارہ, آپ پاکستان سٹیل, ان کے سٹیل کے کاروبار تھے. یار بات ذرا سن لینا, آپ بھی سنیں. ان کے سٹیل کے کاروبار تھے, سٹیل مل, ان کے کاروباروں میں سے انہوں نے خربوں روپے کمائے بقول ان کے. ہمارے جو سٹیل مل پاکستان سٹیل مل تھی وہ 5 سال پہلے انہوں نے بند کروا دی. کیا وجہ بنی؟ دیکھیں بات یہ ہے حمزہ بھائی, جب آپ ہر چیز خسارے میں دے کے جائیں گے تو آپ کو تو کوئی محلے دار دکان آپ کے لیے, آپ کے گھر کے لیے آٹا نہیں دے گا. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سروائیو کیسے کیا. میں یہ کہتا ہوں ان کو کہ ہم نے 2 سال میں سروائیو کیا نا, جتنا انہوں نے گند مچایا ہوا تھا نا, ہر ادارہ خسارے میں, ہر چیز خسارے میں. پاکستان کے ایک اور آپ کو بات بتاتا چلو, نیشنل گورنمنٹ کے اندر جو ادارے آتے ہیں نا میرا بھائی,
अगर उनका 500 अरब रुपए का बजट है ना, 460 अरब रुपए सिर्फ पेंशनों में चले जाते हैं। जो इन्होंने 2 नंबर डिग्रियों वालों को, और बड़े सारे आपने लोग देखे हैं, काफी इश्यूज भी चल रहे हैं लोगों के, इन्होंने भर्ती किए हुए थे, अपने वर्कर भर्ती किए हुए थे, सारा कुछ किया हुआ था। आपने स्टील मिल की बात की है, असद उमर की स्टेटमेंट थी बाकायदा स्टील मिल को लेकर, और आज उसको मतलब कि अगर आप कहते हैं कि उसको खसारे में लेकर गई मुस्लिम लीग नून, तो यार आपने उसके लिए कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई, वो तो अभी भी बंद है। बिल्कुल बंद है। देखें, बात यह है कि उस दिन वजीर आजम साहब को सवाल हुआ कि आप प्राइवेट क्यों नहीं कर रहे ये अदारे, तो उन्होंने कहा जब आपका कोई भी अदारा स्टील मिल खाली, आप 400 कितने अरब रुपए खजारे में है, अगर सॉरी मेरा ख्याल है 400 कितने अरब, अच्छा 500 से बाब खसारे में है इस वक्त। जब कहते हैं जब कोई भी आपका इदारा इतने बड़े खसारे में होता है तो खरीदार कौन होगा? बात आप मुझे बताएं ना कि अगर मतलब 2-4-10 अरब रुपए खसारे में होता तो 100 लोग खरीदने वाले होते। एक यूनिट पिछले 5 साल से बंद पड़ा हुआ है, उसकी मशीनरी काम करने के अहल है नहीं है, जिसने इन्वेस्ट करनी है उसने तो सोचना है। और जिनके मतलब हमारे टैक्सों का माल था ना, जिनके बाप दादे का माल था, उन्होंने बंद करवा दिया। फिर वक्त है, मुझे बिल्कुल आखिरी सवाल है आपसे, क्या तहरीक इंसाफ ने जनरल इलेक्शंस में टिकटों की तकसीम मुनसफाना अंदाज से की थी? देखें, ये बड़ा मुश्किल आपने सवाल कर दिया, और ख़ास तौर पर मतलब मैं तो ये समझता था कि मुझे लेफ्ट करना चाहिए ये सवाल, फिर भी बात करता हूँ। बात ऐसे है कि जब इतने बड़े लेवल पे आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं ना, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ मुकामी जो क़यादतें होती हैं ना, आपको पता है हमारा पाकिस्तान का सिस्टम ये है, लॉबिंग होती है, अपने अपने धड़े होते हैं, पार्टी में भी धड़े होते हैं, हर जगह पे। तो मैं ये समझता हूँ कि गुजरांवाला में ये जो 2-2 टिकटें हमने एक घर को दी थी ना, बात तो सख्त कर रहा हूँ, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती की है हमने। और कुछ खास तौर पर जो गुजरांवाला में जो बरादरियों का असर है, उसको भी हमने मतलब नहीं देखा उतने, हाँ मलूज़े खातर नहीं रखा और इतने ध्यान से नहीं देखा। इस वजह से भी मैं ये समझता हूँ कि गुजरांवाला का रिजल्ट हमें भी शर्मिंदगी होती है। मुझे उम्मीद है कि आपका मौक़िफ़ ये जो हायर कमान है आपकी पार्टी की उस तक ज़रूर पहुँचेगा, ताकि वो आइंदा देखें। बस मेरा सवाल आप, अच्छा मेरा साहब आपसे भी यही सवाल है कि आपके साबिक MPA मुस्लिम लीग नून के एक अहम रुकन अशरफ अली अंसारी साहब जिस तरीके से मूव कर गए PTI में, रूमर्स तो यही हैं, तो उसकी जगह पर आप उम्मीदवार हैं, तो आप क्या समझते हैं कि तब टिकटों की तकसीम किस अंदाज से हुई, और आइंदा आप उम्मीदवार हैं तो किस तरीके से देखते हैं? वो बरादरी भी है और सारी चीज़ें हैं, हल्का भी आपका बन जाएगा। जी देखिए, इस सवाल से आने से पहले मैं एक छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ। पढ़े लिखे बंदे, हमारा वज़ीर आज़म बहुत पढ़ा लिखा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, जापान और जर्मनी का बॉर्डर जो है ना वो इकट्ठा है, ये इनका हाल है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के कितने मौसम है, ये हाल है। कश्मीर पे जो अपना मौक़िफ़ देते हैं इंतहाई अफसोसनाक है कि उन्होंने कश्मीर अपना हिस्सा बना लिया, इन्होंने कहा नक्शे में अपना डाल लिया, ये हालात है। खैर चले, अब आप वाइंड अप की तरफ आ रहे हैं। जी जी। अशरफ अली अंसारी साहब, जी जी, देखिए वो हमारे पहले MPA थे और ज़ाहिर है उनका हक बनता था, और उस वक़्त जो हमारे जो लोग लोकल क़यादत थी उन्होंने जो फैसला किया वो ठीक था। उनको अगर टिकट दी, वो MPA हुए, ये तो आगे उनका ज़मीर है कि अगर वो समझ रहे हैं कि इस पार्टी में मैं अनफिट हूँ तो उन्हें चाहिए था कि वो इस्तीफ़ा देते, इस्तीफ़ा देने के बाद वो PTI में जाते। और चौधरी मोहम्मद अली साहब जो PTI के कारकुन हैं, उनके ऊपर पाँव रख के तो वो इलेक्शन लड़ लेते। जो कारकुनान होते हैं किसी जमात के, तो जमातों को भी सोचना चाहिए ना कि यार जो कारकुन हैं इतनी देर से हमारे साथ ये लोग जोर लगा रहे हैं, पैसे को आप छोड़ दें। आप कभी किसी पॉलिटिकल वर्कर की आप घरेलू ज़िंदगी को जाकर चेक करें तो आपकी हंसी निकल जाए कि बच्चे आपकी शक्ल देखने को तरस जाते हैं। अब एक बात आपको ये हर वक्त ताने देती रहती हैं कि जी हमने कहीं जाना है तो हमें आप लेके नहीं जाते, फलां इस तरह जा रहे, फलां इस तरह जा रहे। तो ये है कि अशरफ अली अंसारी को चाहिए था कि अगर वो समय तो अनफिट है तो इस्तीफ़ा दे के तो इलेक्शन लड़ लेते हैं। और रही ये बात उम्मीदवार की, तो उम्मीदवार तो देखें हर पॉलिटिकल वर्कर का ये हक बनता है कि वो इलेक्शन के लिए सोचे कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए।
اچھا آپ دونوں جو میرے مہمانان ہیں ان سے میرا ایک خصوصی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کا جو بغل ہے وہ بج چکا ہے، تقریباً پنجاب کابینہ اس طرف کافی تیاری کر رہی ہے، حلقہ بندیاں بھی جو ہیں وہ عمل میں لائی جا رہی ہیں. آپ دونوں جماعتوں کے اپنے اپنے طور پہ بتائیے گا کہ کیسی تیاریاں ہر بلدیاتی الیکشن کے اندر ایجنڈاز کیا ہوں گے؟ جی انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن جو ہے نا وہ ہم اپنی کارکردگی پہ لڑیں گے. اور دوسری چیز جو ہم نے اور جو پاکستان کی عدالتوں نے، جو پاکستان کے نیب نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، اور انشاءاللہ ان کی کارکردگی پہ بھی لڑیں گے بلدیاتی الیکشن. اور خاص طور پر جو ترمیمیں کر کے ہم نے بلدیاتی سسٹم بنایا، انشاءاللہ بلدیاتی سسٹم یہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا مضبوط سسٹم ہوگا، جس میں لوکل میئر کے پاس اور تحصیل کا جو میئر ہوگا اس کے پاس پورے اختیار ہوں گے، اور جو یونین کونسل لیول کے ہوں گے نمائندے ان کے پاس بھی پورے اختیار ہوں گے کہ وہ اپنے. تو غیر جماعتی الیکشن ہوگا چوسا جی؟ نہیں، غیر جماعتی الیکشن ہوگا یونین کونسل لیول پہ. تحصیل اور ضلع اور سٹی کا الیکشن جماعتی الیکشن ہوگا اور پورے اختیار والا الیکشن ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ بس الیکشن ہے اور ہاؤس میں جا کے آپ بیٹھ کے باتیں کر کے آ جائیں گا، یہ نہیں ہوگا. اس کے اوپر چیک کون کرے گا؟ چیک کون رکھے گا؟ کیونکہ پہلے چیک نہیں رکھا گیا. اگر بٹ صاحب کی حکومت میں بھی بلدیاتی الیکشن میں اس طریقے سے پاور جو ہے وہ انڈورس نہیں کی گئی، لوگوں کو دی نہیں گئی. دیکھیں کافی ساری چیزیں جو ہے نا پی ٹی آئی کی حکومت، حمزہ بھائی آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کافی ساری ایپیں متعارف کروا رہی ہیں، کافی سارا ای گورننس کی طرف ہم جا رہے ہیں. جیسے بلدیاتی اداروں کے پاس آپ کو پتہ ہے اختیار ہوتا تھا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ کا، یہ بھی ہم نے ای کر دیا ہے. آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے موبائل سے سارا کچھ کر سکتے ہیں. بلدیاتی ادارے جو ہے نا، ہمارا یہ موقف ہے اس پہ کہ یہ بڑے مضبوط ادارے بننے چاہیے. دیکھیں جیسے بٹ صاحب نے پچھلی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ لوکل ورکرز کا سب سے جو اہم گھر ہوتا ہے وہ بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں. جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں، بلدیاتی اداروں سے ہی ورکرز نے اوپر آنا ہوتا ہے. بلدیاتی اداروں میں بٹ صاحب جیسے میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی کارکردگی شو کرتے ہیں، اپنی ٹیمیں بناتے ہیں، ٹیمیں بنا کے وہ اوپر آتے ہیں. تو انشاءاللہ جو آگے سسٹم لے کے آ رہی ہے نا پی ٹی آئی گورنمنٹ، آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑا کامیاب سسٹم ہوگا. اور میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم اپنے لوگوں کو پوری تیاری کے ساتھ کھڑا کریں گے، اور پچھلی جو آپ نے بات کی تھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ماتھے میں کالک لگی ہوئی ہے گجرانوالا کے حوالے سے وہ ہم دھونے کی پوری کوشش کریں گے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. جی بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جا رہی ہیں، اگر بلدیاتی انتخابات فی الفور ہو جائیں تو اس کا فائدہ ہوگا آپ کو یا نقصان ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایک جمہوری حکومت کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ الیکٹڈ لوگوں کو جو پہلے سے الیکٹڈ تھے، ایک بلدیاتی سسٹم چل رہا تھا، انہیں پسند تھا یا ناپسند تھا، اس کو ٹائم پورا کرنے دینا چاہیے. اس میں ترمیم لا سکتے تھے، ترمیم لے آتے یا ان کو امپاور کر دیتے کہ ٹھیک ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی نمائندے جو انہیں امپاور ہونا چاہیے تو انہیں کر دیتے. یہ انتہائی افسوسناک ہے کیونکہ اصل بات یہ تھی کہ اراؤنڈ 73 یونین کاؤنسلز ہیں گجرانوالا کی سٹی کی، اب تو زیادہ ہو جائیں گے، 100 سے بڑھ گئے. وہ تب کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں سب کلین سویپ تھا. ان کے پی ٹی آئی کے جو ان کے تھے ایک دو بندے، انہوں نے ان کی ٹکٹ بھی لینا مناسب نہیں سمجھی، انہوں نے آزاد الیکشن لڑ کے تو انہوں نے لڑا تھا. اور مان اللہ صاحب تھے ایک ادھر سے ایک اور دوست تھے، جو لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہی نہیں دیا. تو یہ ہے کہ بقایا اراؤنڈ 70 جو ہیں وہ ہمارے مسلم لیگ نون کے. ٹھیک، آئندہ یہ جو انہوں نے ترمیم کر رہے ہیں یہ ڈیلینگ ٹیکس ہیں، اس لیے انہیں پتہ ہے کہ آج الیکشن کروائیں، کل کروائیں، مہینے بعد کروا لیں. یہ نون لیگ نے کلین سویپ کرنا. یہاں پہ آپ ایک طریقہ بنا رہے ہیں کہ نیچے غیر جماعتی، یہ کون سا جمہوری نظام ہے جس پہ آپ غیر جماعتی الیکشن کروانے جا رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ صرف یہ ہے کہ نیچے سے جو بندہ بھی ہوگا اس کو بعد میں کوشش کریں گے کہ اسے خرید کے تو اس کو نیوٹرل سسٹم کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جب ایک سسٹم موجود ہے ہمارے پاس جمہوریت ہے
جمہوریت یہ کہتی ہے کہ الیکشن جو ہے جماعتی بیس پہ ہونا چاہیے. بٹ صاحب ہوتا یہ ہے کہ جو پاورفل بندہ ہوتا ہے وہ ٹکٹ لے لیتا ہے, دوسرا بندہ ٹکٹ نہیں لے پاتا, تو وہ بات نہیں ہے. پاورفل جماعتی الیکشن اس میں بلدیاتی الیکشنز میں کیا کسی نے چیئرمین حضرات ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا اتنے تو اصل میں بٹ صاحب لیکن وہ نے اس طرح شاید ایم ایل اے ایم پی ایس کی مداخلت بڑھ جاتی نہیں ہے. سر بٹ صاحب نے شاید قانون نہیں پڑھا, مطلب چیئرمین دونوں سائڈ سے چیئرمینوں کا الیکشن ہی نہیں ہونا. الیکشن تو ایسے ہونا ہے, میں تھوڑا سا کلیکٹ کر دوں بٹ صاحب معذرت جی کے میں ساتھ. اس قانون کو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, الیکشن ایسے ہونا ہے کہ آپ کی یونین کونسل لیول پہ نیبرہڈ میں جتنے بھی لوگوں نے کھڑے ہونا ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے. مطلب 10 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں, 5 ہو جاتے ہیں, 8 ہو جاتے ہیں, 7 ہو جاتے ہیں. وہ آبادی کے حساب سے جو انہوں نے ہلکا بندیاں کی ہیں یا کر رہے ہیں, ابھی ہو رہی ہیں, مطلب اگلے مہینے تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں. یہ سسٹم کیا لا رہے ہیں کہ جو بندہ سب سے زیادہ لیڈنگ ووٹ لے گا وہ چیئرمین ہوگا. یہ آپس میں مقابلے بازی نہیں ہوگی, اور جو نیچے آئیں گے وہ اس کے کونسلر ہو جائیں گے. اسی طرح اقلیت اور دوسرا جہاں جو اگلے مہینے تک ہلکا بندیاں ہو جائیں گی. دیکھیں یہ کام ہے الیکشن کمیشن کا, یہ بھی بٹ صاحب کو میں تھوڑا سا کلیئر کرتا جاؤں, یہ کام ہے الیکشن کمیشن کا. ہم نے سفارشات بھیج دی ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن اگر کام کر رہا ہے تو وہ کن کی سفارشات پہ کر, خود تو نہیں وہ کر رہا, ہم نے تو سفارشات بھیج دی. ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو, لوگوں تک پہنچے. تو پہلا جو بلدیاتی نظام تھا اس کو رول بیک نہیں کیا نا, یہ گورنمنٹ کی کام ہے, جو گورنمنٹ نے کہنا وہ. لیکن جب کوئی اختیار نہیں ہوگا تو اسی کو میں لاسٹ آپ کو یہ بتا رہا تھا, میں بات انہوں نے کر دی. یہ تو پہلے سے سب کو پتا ہے کہ جس نے جتنے ووٹ لینے ہیں, جو سب سے زیادہ ووٹ لے گا وہ چیئرمین ہوگا. یہ تو شروع سے باتیں کر رہے ہیں, جسے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ جو گزرا والا نا, میں آپ کو آج آن کیمرہ یہ ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ گجرا والا میں آپ کو مسلم لیگ نون یہ بلدیاتی جماعتی کروائیں, غیر جماعتی کروائیں, میئر کے جماعتی کرائیں, غیر جماعتی کرائیں, انشاءاللہ مسلم لیگ کہاں کریں نہ کریں گے. میں ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, اللہ کے حکم سے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. شعیب احمد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس کے ساتھ چودھری محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے دونوں کی گفتگو سنی, دونوں پارٹیز کا ایجنڈا آپ کے سامنے ہے, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ اشتیاق کو اجازت دیجیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.